हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी तक हमने जनरल इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करते हुए बात की कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको कैसे बनाना है और रिवेन्यू अकाउंट आपको कैसे मेंटेन करना है। आज हम कुछ एडजस्टमेंट एंट्री की बात करेंगे बैलेंस शीट पे जाने से पहले। देखो, वैसे तो ये जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्री है हम उन सबको डिस्कस कर चुके हैं कि उनका ट्रीटमेंट आपको क्या करना होता है। जस्ट आज हम एक बार क्या करेंगे, ये कह सकते हो कि हम इसे रिवाइज करेंगे और बात करेंगे कि इस टाइम पे जर्नल एंट्री एक कंपनी क्या करती है, कि अगर आपको उन चीज़ों की जर्नल एंट्री करनी हो तो आप क्या जर्नल एंट्री करोगे, वो बात को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री की आउटस्टैंडिंग प्रीमियम की। देखो, हमने डिस्कस किया था कि आपका आउटस्टैंडिंग प्रीमियम क्या होता है, कि आपने क्या किया है, आपका जो प्रीमियम है इस साल से रिलेटेड है बट आपको इस बार अभी तक नहीं मिला है, उसे हम मानते हैं कि आपका प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है। मैं क्लोजिंग के प्रीमियम की बात कर रही हूँ। ओपनिंग का ट्रीटमेंट हम सबको पता है रिवर्स होता है, बट अगर हमें सिंपल आउटस्टैंडिंग प्रीमियम दिया हो तो हम लोग मान के चलते हैं कि वो क्लोजिंग का है। तो अगर हमें क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग प्रीमियम दिया होता है तो आप लोग क्या करते हो, एक बार तो उसको प्रीमियम में ऐड करते हो क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड था और हमने क्या किया हुआ था, अभी तक उसको ऐड नहीं किया हुआ था, तो उसको प्रीमियम में डालते हो। दूसरा, वो प्रीमियम आपको अभी मिलने वाला है, मिला नहीं है, तो आप आउटस्टैंडिंग प्रीमियम को कहाँ लेके जाते हो, असेट में लेके जाते हो, आपके एडवांसेज एंड अदर असेट के शेड्यूल में। तो एक तरफ तो आपने क्या किया, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम के नाम से अदर असेट के शेड्यूल में लिखा, यानी वो क्या है, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम आपकी असेट है और असेट क्या होती है, डेबिट। तो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम अकाउंट डेबिट। और दूसरी तरफ इसकी वजह से आपकी प्रीमियम में ऐड हो जाता है, यानी प्रीमियम की जो आपकी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट होता है इनकम, और उसमें क्या होता है, अगर जो इनकम है वो बढ़ जाती है तो आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, तो उस वजह से आपका प्रीमियम क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो एडजस्टमेंट एंट्री जो हमारी होती है आउटस्टैंडिंग प्रीमियम के टाइम पे, वो होती है हमारी आउटस्टैंडिंग प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम को डेबिट इसलिए किया क्योंकि वो असेट है और प्रीमियम आपकी नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, इसलिए उसको क्रेडिट किया। उसके बाद है प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी आपने क्या किया है, एडवांस में ही आपको किसी ने प्रीमियम दे दिया है, अभी तक प्रीमियम देने का टाइम नहीं आया था, उससे पहले ही आपको कोई प्रीमियम दे के चला गया। एक तो वो प्रीमियम क्योंकि इस बार का नहीं है, वो हमें एडवांस में मिला है, तो वो हम क्या कर देते हैं, प्रीमियम में से लेस कर देते हैं, क्योंकि आपकी हम वही इनकम लेते हैं जो हमारी इस साल से जुड़ी हुई है। जबकि रिसीव्ड इन एडवांस इस बार की इनकम नहीं थी, तो एक बार तो उसे इनकम में से, प्रीमियम में से आपने ऐड नहीं करना चाहिए था, जो आपने कर दिया होगा, तो हम प्रीमियम में से लेस करते हैं। प्रीमियम में अगर कुछ ऐड होता है, जब वो क्रेडिट होता है, यानी अब वो कम होगा, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा, तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट। और दूसरी तरफ रिसीव्ड इन एडवांस है, तो हम क्या मान के चलते हैं, ये हमारी करंट लायबिलिटी है, यानी जो फ्यूचर में ड्यू होगी, यानी 12 महीने के अंदर अंदर ड्यू हो जाएगा वो प्रीमियम, तो उसे हम करंट लायबिलिटी में लेके जाते हैं, किस नाम से, टू प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस। और करंट लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट होता है, इसीलिए इसे क्रेडिट किया जाएगा टू प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है। थर्ड हमारी एंट्री है इंटरेस्ट रिसीवेबल, यानी आपको जो इंटरेस्ट है मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं है। इंटरेस्ट रिसीवेबल जो है वो दो टाइप का हो सकता है, एक जो ड्यू हो चुका है बट रिसीव नहीं हुआ, और दूसरा जो ड्यू ही नहीं हुआ है अभी तक। देखो, एडजस्टमेंट एंट्री में दोनों की में कोई डिफरेंस नहीं आता, दोनों ही ऐसी इनकम है जो फ्यूचर में अकर होंगी, अभी तक नहीं हुई है, यानी मतलब है हमारी इसी टाइम से रिलेटेड बट अभी तक हमें मिली नहीं है। बट स्टिल एक बार डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है कि ड्यू इनकम और नॉट ड्यू इंटरेस्ट इनकम में क्या डिफरेंस होगा। वैसे तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस बात को, कि मान लो आपकी कंपनी अकाउंट बना रही है 31 मार्च 2020 को, जो इंटरेस्ट कंपनी को रिसीव होता है वो होता है जनवरी में एंड जुलाई में, साल में 2 बार होता है। ठीक है, तो अभी तक आपको ना जनवरी वाला मिला है, तो देखो अगर मान लो आपको अभी तक जनवरी का नहीं मिला है, लेकिन जनवरी 2020 आ चुकी है, यानी वो इंटरेस्ट क्या है, जो ड्यू हो चुका है बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ। और जो आपका जनवरी से लेके मार्च तक का इंटरेस्ट है, 31 मार्च 2020 तक का, वो आपका वो इंटरेस्ट है जो आपका ड्यू ही नहीं हुआ है। वो ड्यू कब होगा, जब जुलाई में 30 जून को जब आपकी पेमेंट का टाइम आता है, यानी 1 जुलाई को जब आपको पेमेंट मिलती है, उस टाइम ड्यू होता है। जैसे सैलरी होती है, किसी की पहले मंथ में ड्यू हो जाती है, पूरा मंथ आने से पहले, और किसी की अगले मंथ में। तो यानी हमारा इंटरेस्ट दो टाइप का हो सकता है, एक जो अभी तक ड्यू ही नहीं हुआ है और दूसरा जो ड्यू हो चुका है लेकिन रिसीव नहीं है। दोनों ही इंटरेस्ट की इनकम हम क्या मानते हैं, एक टाइप से हमारे लिए क्या है, हमारी फ्यूचर में होने वाली इनकम है, जो हमारी क्या है, अभी तक आउटस्टैंडिंग है या एक्रूड है, जो हमें फ्यूचर में मिलेगी।
क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो आपकी इंटरेस्ट की इनकम बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, अगर उसमें एज एन इनकम कुछ जाएगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। दूसरा, इसकी वजह से क्या हो रही है, हमारी क्या हो रही है, ये हमारी असेट है, यानी इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है, जैसे आउटस्टैंडिंग प्रीमियम था वैसे ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो आप क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, या फिर इंटरेस्ट एक्रूड भी लिखा जा सकता है इसे, टू इंटरेस्ट अकाउंट एज हमारी इनकम इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट है आपकी एडजस्टमेंट एंट्री, बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, यानी आपने क्या किया है, अपनी पॉलिसी होल्डर्स को बोनस दिया है प्रीमियम में उनका रिड्यूस करके। जब हमने बात कर चुके हैं क्या होता है, हमने बात की थी कि जब आपको के पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस कंपनी बोनस देती है एज अ प्रीमियम उनका रिड्यूस करके, तो अगर वो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया होता है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उसको आपके बेनिफिट्स पेड में लिखते हैं कि आपके क्या हो गए, आपके क्लेम क्या, यानी जो आपका पैसा जो आपको बेनिफिट्स देने थे वो बढ़ गए, यानी आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए। और अगर बाहर दिया होता है तो हम उसे प्रीमियम में भी ऐड करते हैं। यानी अगर हम दोनों सर्कमस्टांसेस की बात करें, क्योंकि हमें डबल एंट्री करनी है, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना है, तो एक बार तो आप क्या करते हो, दिखाते हो आपके एज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट, और दिखाते किस नाम से हो, बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम के नाम से, तो बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और दूसरी बार क्या करते हो, इसे प्रीमियम में ऐड करते हो एज एन इनकम, तो इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट है, तो बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। नेक्स्ट है आपकी क्लेम कवर अंडर, क्लेम कवर अंडर री इंश्योरेंस, यानी आपका जो इंश्योरेंस है, आपने मतलब आपकी कंपनी ने अपना इंश्योरेंस किसी और से के पास, अपना रिस्क किसी और के पास डिलीवर कर दिया है, यानी री इंश्योरेंस करवा लिया है, और अब आपको क्या करना है, क्लेम देना है। तो आज जितना आपने री इंश्योरेंस करवाया था उतना क्लेम वो देगी, यानी वो क्लेम जो कवर हो गया है आपका री इंश्योरेंस में, वो होता है हमारा क्लेम कवर अंडर री इंश्योरेंस। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक तो हमारे क्लेम आधे वो दूसरी कंपनी पे करती है, तो हमारे क्लेम रिड्यूस हो जाते हैं, तो क्या होगा, क्लेम का एक्सपेंस है तो बैलेंस डेबिट होता है, अगर उसमें से कुछ रिड्यूस करोगे तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो टू क्लेम अकाउंट तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और लेने किससे हैं हमें, ये दूसरी कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी, वो दूसरी कंपनी हमारी क्या बन जाती है, हमारे लिए हमारी डेटर बन जाती है, हम उसे अदर असेट में लेके जाते हैं, तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी या अदर इंश्योरेंस कंपनी लिख लो, कि हमारी इंश्योरेंस कंपनी की बात नहीं चल रही, जो अदर इंश्योरेंस कंपनी है उसका अकाउंट डेबिट की, वो हमारी डेटर बन गई, और हमारे क्लेम कम हो गए, एक्सपेंसेस रिड्यूस हो गए, तो आपका टू क्लेम अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग क्लेम, यानी वो क्लेम जो अराइज हो चुका है बट अभी तक आपने दिया नहीं है। एक तो अगर आपका क्लेम आउटस्टैंडिंग है, यानी आप क्या करते हो, क्लेम में ऐड करते हो, यानी आपके क्लेम बढ़ जाएंगे, आपका क्लेम भी देना बाकी है, उसे और दोगे तो आपके क्लेम बढ़ जाएंगे, और क्लेम क्योंकि एक्सपेंस है तो क्लेम अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। और दूसरी तरफ आउटस्टैंडिंग क्लेम क्या होती है, आपकी करंट लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, हम उसे क्रेडिट में लिखते हैं हमेशा, तो होता है आपका टू आउटस्टैंडिंग क्लेम अकाउंट, यानी क्लेम अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग क्लेम अकाउंट। ठीक है, ये थी हमारी कुछ जर्नल एंट्रीज। ट्रीटमेंट हम सबको इनका पता है, जब ट्रीटमेंट पता है तो जर्नल एंट्री में कुछ भी नहीं बचता, जो चीज़ करंट असेट है तो उसे डेबिट कर दो, करंट लायबिलिटी है तो क्रेडिट कर दो, इनकम है और बढ़ रही है तो क्रेडिट रहेगी, और घट रही है तो डेबिट होगी। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होते हैं तो डेबिट ही रहेंगे, और अगर एक्सपेंसेस कम होंगे तो रिवर्स साइड जाएगा, यानी आपका क्रेडिट होगा। अब हमारा एक टॉपिक है इफेक्ट क्या होगा इन एंट्रीज का हमारे नेट प्रॉफिट के ऊपर। देखो एक सिंपल सी बात है कि वो सारी चीज़ें नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट डालेंगी आपके, जो भी आपके रिवेन्यू अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। यानी बैलेंस शीट की कोई भी आइटम जो है आपके नेट प्रॉफिट पे कभी इफेक्ट नहीं डालती, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, बाद में होता है। नेट प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकलता है, तो वो सारी एक्टिविटी जिनको आप रिवेन्यू अकाउंट में लेके जाते हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हो, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज होता है। देखो वैसे तो आप लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होगी ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि रिवेन्यू अकाउंट में ये सारी एडजस्टमेंट एंट्री कहाँ जाती है। तो अगर मैं बोल दूं, मान लो मैं बात कर लूँ
आपके आउटस्टैंडिंग प्रीमियम की। तो आपको पता है कि अगर आपका आउटस्टैंडिंग प्रीमियम होता है तो जो ये आउटस्टैंडिंग प्रीमियम मैंने डेबिट किया है एज एन एसेट, ये तो आपका बैलेंस शीट में जाता है, तो इसकी वजह से तो प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। लेकिन ये प्रीमियम क्या है, आपका रिवेन्यू अकाउंट में आता है और एज एन इनकम आता है, तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। या फिर आपकी इनकम प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो ये प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस तो मैंने एज एन करंट लायबिलिटी किया है और करंट लायबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में जाती है, तो इसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। लेकिन जो आपने प्रीमियम अकाउंट डेबिट किया है, इसकी वजह से क्या होगी, आपकी इनकम रिड्यूस हुई होगी, तो आपका प्रॉफिट भी क्या हुआ होगा, रिड्यूस हुआ होगा। तो सिंपल सी बात है, वो सारी एंट्रीज जो आपकी रिवेन्यू और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं वो आपकी क्या होंगी, नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट डालेंगी। बट एक्चुअल में वैसे क्या होता है कि जितनी भी आपके नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो इफेक्ट डालते हैं आपके नेट प्रॉफिट पे, क्योंकि जो भी पर्सनल अकाउंट होते हैं और जो रियल अकाउंट्स होते हैं वो ऑलवेज बैलेंस शीट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं यानी एक्सपेंसेस को डेबिट करना और इनकम को क्रेडिट करना, वो दोनों चीज़ें क्या हैं, आपके इफेक्ट डालती हैं आपके नेट प्रॉफिट पे। तो अगर आप चाहो तो उस रूल के अकॉर्डिंग भी एक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग प्रीमियम क्या था, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट था, आउटस्टैंडिंग वर्ड जुड़ गया था इसके आगे, ये पढ़ा है हमने +1 में, स्टार्टिंग ही हमारी अकाउंट्स किसी चीज़ से होती है, तो ये ट्रीटमेंट नहीं होगा। जबकि प्रीमियम अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है और इसमें इंक्रीज हो रहा है, एज एन इनकम जा रहा है, तो इससे इंक्रीज होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ फायर इंश्योरेंस कंपनी शो द प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। आपकी एक फायर इंश्योरेंस कंपनी है जिसके अकाउंट्स अभी 3 लाख का प्रॉफिट शो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब ये 3 लाख का प्रॉफिट निकाला तो इन सारी एंट्रीज को कंसीडर नहीं किया। अब आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जनरल एंट्री पास करनी है और बताना है इनका इफेक्ट क्या पड़ेगा किसके ऊपर, आपके नेट प्रॉफिट के ऊपर। सबसे पहले आपको दिया है क्लेम इंटीमेटेड बट नॉट एडमिटेड, यानी क्लेम इंटीमेट तो कर दिया गया है बट अब तक एडमिट नहीं हुआ, यानी क्या है, आपका आउटस्टैंडिंग क्लेम है। आउटस्टैंडिंग क्लेम है, हमने बात की, क्लेम बढ़ जाएगा तो क्लेम अकाउंट डेबिट और दूसरी बार क्या हो जाएगी, हमारे लिए करंट लायबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग क्लेम क्रेडिट। फिर आपको बोला है, चलो इसकी प्रॉफिट के बारे में भी सीधा बात कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग क्लेम की तो एंट्री होगी नहीं क्योंकि ये हमारा कहाँ जाता है, डायरेक्ट करंट लायबिलिटी में जाता है। क्लेम अकाउंट हमारा क्या आता है, एज एन एक्सपेंस आता है, तो इसकी वजह से क्या हुआ होगा, हमारे प्रॉफिट रिड्यूस हुए होंगे, कितने से, 55,000 से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका नेट प्रॉफिट था 3 लाख का, तो अब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया आपका 55,000 से। उसके बाद आपने बोला क्लेम आउटस्टैंडिंग फॉर 10 ईयर्स नाउ रिटर्न ऑफ, यानी 10 साल से आपका क्लेम कोई पेंडिंग पड़ा था वो रिटर्न ऑफ हुआ है, यानी कोई आउटस्टैंडिंग क्लेम था जो अब आपने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, राइट ऑफ कर दिया है। अगर आपने राइट ऑफ किया है तो कहाँ से करोगे, इनकम से करोगे, तो आउटस्टैंडिंग क्लेम अकाउंट आपका चला गया और अराइज क्या हो गई, आपकी इनकम हो गई, यानी इनकम आपकी क्या हो गई, अराइज हो गई, क्योंकि आपने क्लेम पे नहीं किए हैं बल्कि राइट ऑफ किए हैं, यानी वो क्लेम मान लो कोई लेने ही नहीं आया तो वो आपके लिए क्या हो गए हैं, इनकम हो गए हैं। आउटस्टैंडिंग क्लेम का हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बट अदर इनकम में क्या हो जाएगी, आपकी इनकम बढ़ी है तो वो 30,000 आपके कहाँ चले जाएंगे, आपके इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट में। उसके बाद आपको बोला है री इंश्योरेंस से रिकवरी हुई है, री इंश्योरेंस से रिकवरीज हुई है, यानी आपको क्या मिल रहा है, आपका क्लेम का पैसा कोई और इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, यानी एक टाइप से क्लेम कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस है ये, तो आपकी अदर इंश्योरेंस कंपनी डेबिट होगी और आपके क्लेम क्रेडिट होंगे। तो आप क्या करोगे, ये तो डेटर्स बने हैं हमारे, हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, आप अगर यहाँ से कंफ्यूज होते हो जनरल एंट्री से तो अपना नॉर्मल ट्रीटमेंट याद कर लेना कि आप क्लेम, अगर आपका कवर होता है री इंश्योरेंस में तो आप क्या करते हो, एक बार तो उसे क्लेम में से क्या कर देते हो, रिड्यूस कर देते हो, और दूसरी बार कहाँ लेके जाते हो, इसे एज एन असेट लेके जाते हो बैलेंस शीट में। तो असेट का ट्रीटमेंट नहीं करना है, रिवेन्यू और प्रॉफिट एंड लॉस वाले आइटम का करना है, यानी क्लेम क्या होगा, आपका क्लेम कम हुआ है यानी आपके एक्सपेंस कम हुए हैं, तो आपकी क्या हो जाएगी, एक टाइप से एक्सपेंस कम होना क्या होता है, इनकम होती है, तो आप उसे क्या शो करोगे, इंक्रीज हो गया है आपके नेट प्रॉफिट में। उसके बाद आपको बोला गया है आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है तो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम टू प्रीमियम, प्रीमियम की वजह से इनकम बढ़ जाएगी तो इसकी वजह से भी क्या होगा, आपका नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा। उसके बाद आपको बोला है बोनस यूटिलाइज इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, यानी आपने बोनस को यूज़ किया है प्रीमियम के लिए, तो बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। ये देखो ये दोनों ही एंट्री आपकी कहाँ आती हैं, बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम आपका आ जाता है
रिवेन्यू अकाउंट में, और प्रीमियम अकाउंट भी आपका रिवेन्यू में आता है। इसकी वजह से रिड्यूस हो रही है इनकम, और इसकी वजह से ये प्रीमियम में ऐड कर रहे हो तो प्रीमियम की इनकम बढ़ रही है। तो ये आप दोनों ही जगह दिखाओगे, बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, इससे डिक्रीज भी हो गया और इंक्रीज भी हो गया, यानी नेट इफेक्ट तो नल हो जाएगा, बट आपको लिखना दोनों में पड़ेगा, यानी डिक्रीज भी हो रहे हैं इसकी वजह से और इंक्रीज भी हो रही है आपके प्रॉफिट्स। उसके बाद आपको बोला गया है इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है सिक्योरिटीज़ पे, यानी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। एक्रूड इंटरेस्ट को आप बैलेंस शीट में दिखाते हो, इंटरेस्ट की वजह से आपकी इनकम बढ़ जाती है, तो आप क्या करोगे, इसकी इनकम को बढ़ा दोगे। एंड फिर आपको बोला है एजेंट कमीशन इज़ टू बी पेड, एजेंट का कमीशन देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, अभी देना है यानी आउटस्टैंडिंग कमीशन है, एक तो कमीशन बढ़ जाएगा कमीशन का शेड्यूल में, और दूसरा आउटस्टैंडिंग कमीशन आपकी क्या है, करंट लायबिलिटी है, इसीलिए क्रेडिट हो जाएगा। करंट लायबिलिटी वाली को आप दिखाओगे नहीं, बट कमीशन तो आपका रिवेन्यू अकाउंट में शेड्यूल आता है, तो उसकी वजह से आपकी क्या हुई है, इनकम डिक्रीज हुई है, तो आप उसको शो करोगे। एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर भी आपका इंश्योरेंस कंपनी जनरल इंश्योरेंस का नाम आ गया, आपको रिजर्व क्रिएट करनी ही करनी है, जब चाहे आपको ना भी कहा गया हो, यानी जो रिजर्व है अनएक्सपायर्ड रिस्क की, वो आपको क्रिएट करनी ही पड़ेगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मेंशन होगा तो उस रेट से कर दोगे, अदरवाइज जो हमारी रेट है यानी मराइन इंश्योरेंस के लिए 100% और बाकी के लिए 50 आपको उस अकॉर्डिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको चाहे रिजर्व के बारे में कुछ नहीं दिया, बट क्योंकि हमने क्या किया है, प्रीमियम की अमाउंट को चेंज किया है, इनमें एंट्री प्रीमियम से रिलेटेड भी थी, तो हमें तो क्या बनाया होगा, जो प्रीमियम की अमाउंट पे 50% बनाया होगा, अब वो प्रीमियम इंक्रीज या डिक्रीज हो गया है, तो आपको उसका इफेक्ट निकाल के कि अब आपका प्रीमियम कितना हो गया, आपको उसकी एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। अब आपका प्रीमियम देखो, प्रीमियम कहाँ कहाँ पे आया था, एक बार प्रीमियम आपने 80,000 से इंक्रीज किया, और एक ये बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम की वजह से 10,000 का प्रीमियम इंक्रीज किया, यानी आपने 90,000 का प्रीमियम बढ़ा दिया। अगर 90,000 का प्रीमियम बढ़ा है तो इसका मतलब 90,000 का 50% यानी 45,000 को आपको रिजर्व भी बढ़ाना पड़ेगा। तो रिजर्व भी क्या है, प्रॉफिट में से लेस होती हैं, तो आपको 45,000 वो भी लेस करने पड़ेंगे, यानी जो अब आपका 1,17,500 के डिक्रीज हो गए और 4,48,000 वैसे हो गए, यानी नेट प्रॉफिट जो आपका बच गया वो बच गया 3,30,500 रुपये। जो पहले 3 लाख था, अब वो इन सारे एडजस्टमेंट के बाद 3,30,500 हो गया। ये इफेक्ट आपको शो करना था। सिंपल बात है, जो एंट्रीज हमने अब तक डिस्कस की हैं वही की हैं, सिर्फ आपको क्या है, जो ट्रीटमेंट है, अगर आपको ट्रीटमेंट पता है तो आप एंट्री भी बना सकते हो, और उसकी वजह से नेट प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब बैलेंस शीट रह गई है, बैलेंस शीट कल हम डिस्कस करेंगे, और कल फिर साथ में इस चैप्टर को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। थैंक यू।